सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तेज कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर द ब्रेक के बाद बहुत बहुत खैर मकदम है आप सबका। और चलिए दिल से के सफर में हम अपने कई कॉलर्स से बातचीत कर रहे हैं। लगातार नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं टोल फ्री, जिस पर आप कॉल कर अपनी बात हम तक रख सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कि कौन है वो और क्या कहना चाहते हैं हमसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? रिजवान बात कर रहे हैं बुल्ढाना से। रिजवान साहब कहाँ से? बुल्ढाना महाराष्ट्र। बुल्ढाना महाराष्ट्र से? हाँ जी बिल्कुल। और क्या हाल है महाराष्ट्र के, क्या हाल है आपके आसपास सभी के? नहीं, हाल तो अच्छे कर रहे हैं सब यहाँ पर। हाल आपको हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल की। और यही दुआ करेंगे कि खुशियों से भरी रहे नया साल आपके लिए। और क्या करते हैं आप? हाँ जी, क्या करते हैं आप? यहाँ पर इंजीनियरिंग करता हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं और साथ ही गाने भी सुनते रहते हैं? हाँ, गाने भी सुनता हूँ। तो आप रोजाना दिल से देखते हैं प्रोग्राम? हाँ, मैं रोजाना देखता हूँ। तो आपका पसंदीदा नगमा गाना कौन सा है रिजवान साहब? मैम, पुराने गाने तो नहीं देखता हूँ मैं ज्यादा। पुराने गाने ज्यादा नहीं देखते हैं? हाँ। गुनगुनाते हैं? हाँ, गुनगुनाता हूँ। कौन सा गाना आप गाते हैं? जरा एक दो लाइन गाकर हमें भी सुनाइए। वो मैडम, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हाल ही में हमने ये गाना सुनाया भी। हाँ, तो क्या इसकी एक दो लाइन गाएंगे आप हमारे लिए? हाँ जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ऐसे कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। और शायद आपके मन में जरूर कोई ना कोई हो जिसके लिए आपने ये गाना डेडिकेट किया होगा। नहीं मैम, कोई नहीं। ओह, कोई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही कॉल करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान महाराष्ट्र से। और एक कॉल और हमारे साथ जुड़ चुका है। हेलो 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 जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद अहमद बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। मोहम्मद अहमद साहब, मुरादाबाद? जी जी। और पीतल के बर्तन मैंने सुना है यहाँ के बहुत फेमस हैं। जी 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 बिल्कुल। तो आप मुरादाबाद में क्या करते हैं? जी, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम? जी। ओके, नॉट बैड। और नए साल पर क्या बधाइयाँ आप देंगे सबको? नए साल पर यही बधाई देना चाहता हूँ कि सब खुश रहें, सबका कारोबार बिजनेस ठीक ठाक रहे और सब खुशहाल रहे। जी। और घर पर कौन कौन है, घर वालों के लिए कोई संदेश? जी, मेरे घर पर मेरे मॉम, मेरे पापा, मेरी एक सिस्टर है। और आप पीछे से आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, शायद वहाँ पर कुछ बिक रहा है। लेकिन नए साल पर कोई रेजोल्यूशन आपने लिया हो, कोई ऐसा बदलाव जो आप चाहते हैं कि खुद में इस बार करें? मेरा अंदर जो बदलाव है नए साल के लिए, मैं सिर्फ एक अपने बिजनेस को टॉप लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। ओह, अपने बिजनेस को टॉप लेवल पर ले जाने का टारगेट यानी कि आपने साल 2014 के लिए रखा है इंशाल्लाह। और यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही हो, आप अपने बिजनेस को लेकर खूब तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए एक और कॉलर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। और कौन है ये? हेलो
हेलो हेलो जी, कौन? असलम। असलम साहब, कहाँ से? जोधपुर से। जोधपुर? जी, राजस्थान। अरे वाह, जोधपुर राजस्थान से। जी। और आज राजस्थान का क्या मौसम है, क्या हाल है सुबह सुबह वहाँ पर? जो पूरे हिंदुस्तान का मौसम है वही राजस्थान का मौसम है। खूब सर्दी है। सर्दी बहुत है वहाँ पर, लेकिन इस सर्दी के बीच आप एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं दिल से प्रोग्राम। कैसा लग रहा है आपको? वो दिल से तो शुरू से ही देख रहे हैं, इसलिए रोज ही मजा आता है दिल से देखने का। तो जी, रोज ही देखते हैं। और कौन? जी बोलिए। जी हाँ सर। हाँ मैम, आप कुछ कह रहे थे? मैं कहा जो दिल से तो मैं शुरू से ही देख रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये प्रोग्राम। जी, तो आपके साथ साथ कौन कौन देखते हैं घर पर? घर पे मैं अकेला ही देखता हूँ, क्योंकि घर पे और कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, आप अकेले देख रहे हैं और शायद अपनी इस तन्हाई के बीच गानों को अपना हमसफर, अपना साथी बना रहे हैं। मुझे मोहम्मद रफी के गाने बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल, और हम सभी को मोहम्मद रफी साहब के गाने बहुत पसंद हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। उनके गाने भी हम आपको लगातार सुनाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल दिल से के सफर में आज जितने भी कॉलर्स मेरे साथ जुड़े, बातचीत की, उन सभी से बात कर बहुत अच्छा लगा, एक खुशी हुई। लेकिन दुनिया भर के सभी व्यूअर्स को, कॉलर्स को एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। आज दूसरा दिन है, उम्मीद करते हैं कि हर रोज एक नया सूरज, नई खुशी आपके लिए लेकर आए। अंत में आपके लिए एक और संदेश कि आज रात 10:30 बजे आप हमारा लाइव फोन इन शो जश्न मिलादुन नबी देखना ना भूलें। और इसके साथ फिलहाल मुझे इजाजत देते हुए सुनिए हमारा ये उमराव जान का प्यारा सा नगमा। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक, कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक, कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहले रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहले रोज जगाती है हमें,
जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। अब तो हर बात यही बात सताती है हमें। अब तो हर बात यही बात सताती है हमें। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, बीटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मगरबी बंगाल में 48 घंटों के दौरान 13 नौज़ायदा बच्चों की मौत। मामले की जांच और मजीद अमवात को रोकने के लिए कमेटी कायम। केजरीवाल हुकूमत का आज इम्तिहान, असेंबली में साबित करनी होगी अक्सरियत। दिल्ली में शदीद सर्दी की लहर जारी। नाइट शेल्टर्स में रहने वाले अफराद के लिए हुकूमत कर रही है बेहतर इंतजाम। इंटेलिजेंसी हिरासानी मामला, मरकजी काबीना की मीटिंग में नोट पर आज किया जा सकता है गौर। और गद्दारी मुकदमे में मुशर्रफ की आज अदालत में हाजिरी जरूरी। अदालत में पेश न होने की सूरत में दिया जा सकता है गिरफ्तारी का हुक्म। और खबरें तफसील से। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत के लिए आज अहम दिन है। अरविंद केजरीवाल की हुकूमत चलेगी या चली जाएगी, ये आज तय होगा। आम आदमी पार्टी को आज असेंबली में अक्सरियत साबित करनी है। सियासत में रोज हलचल पैदा कर रही दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत गैर यकीनी के साए में है। खुद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी ये मानते हैं कि उनकी हुकूमत कितने दिन रहेगी ये इन्हें पता नहीं। अरविंद केजरीवाल हुकूमत रहेगी या नहीं, इस हवाले से आज का दिन इंतहाई अहम है। आम आदमी पार्टी हुकूमत आज असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस के अंदर आम आदमी पार्टी को बाहर से हिमायत देने के मामले में एक राय नहीं थी। कांग्रेस कब हाथ खींच ले इसका भरोसा आम आदमी पार्टी को भी नहीं, इसलिए वो अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को जल्दी जल्दी पूरा करने में मसरूफ है। उधर कांग्रेस ने यकीन दहानी कराई है कि इसकी हिमायत आम आदमी को जारी रहेगी। हमारी पार्टी के बारे में बिल्कुल ये स्पष्ट मत है हमारा कि हमने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को चिट्ठी लिखी थी 13 दिसंबर को, कांग्रेस का पक्ष अभी भी वही है। और जब सरकार का बहुमत होगा तो हम उनके साथ वोट करेंगे। केजरीवाल जी को अपने पार्टी के विधायकों को संभाल के रखना चाहिए। अगर उनको ये डर लगता है कि उनकी पार्टी के विधायक भाग जाएंगे, उसमें हम लोग नहीं, हम लोग को कोई कसूर नहीं होगा। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी के 28 जबकि कांग्रेस के 8 अरकान हैं, जबकि बीजेपी और उसके हलीफ श्रोमणी अकाली दल के 32 और जेडीयू का 1 रुकन है। आज अगर केजरीवाल हुकूमत पहले इम्तिहान में कामयाब होती है तो उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब उसके लिए मुश्किल काम होगा। आम आदमी पार्टी ने एमएस धीर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि
बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ख्याल है कि बीजेपी कारगुजार स्पीकर का ओहदा ठुकरा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली के शहरी तरक्की के वजीर मनीष सिसोदिया के ठिठुरन भरी सर्द रात में नाइट शेल्टर्स के मुस्तकिल दौरों ने सड़कों पर बेसरो सामानी के आलम में नाइट शेल्टर्स में रात गुजारने वालों की हालत जार और दिल्ली इंतजामिया की बेहिसी की पोल खुलती जा रही है। बेसहारा लोगों की हालात को देखते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्लास्टिक के टेंट को पोर्टा कैबिन्स में तब्दील करने का फैसला किया है। आज मिस्टर वीरेंद्र सिंह है जी, आज वो भी पुश्तू वगैरह पे एरिया पे थे। सीओ साहब बात कराइए। दक्षिणा जी, मनीष सिसोदिया बोल रहा हूँ। आप ये परमानेंट वाला जो आपका शेल्टर है, ये नाइट शेल्टर बनवाए हैं सरकार ने। अनुमान के हिसाब से 50,000 से 1 लाख लोग सड़कों पे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग अनुमान बताते हैं। सर्दी की रात में, इतनी ठिठुरती रात में उनकी देखभाल करना, वो लोगों को ठीक से जगह मिल जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है एक मंत्री के रूप में। इसलिए मैं रात को सड़क पर घूमता हूँ। रोजाना रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक मैं सड़क पर देखता हूँ और ये सुनिश्चित करता हूँ कि जहाँ भी ऐसा है वहाँ सरकार आगे से व्यवस्था करे। पिछले 3 दिन में मैंने जो देखा है उसमें सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। आगे भी जो लगातार हम देखते रहेंगे उसके हिसाब से, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि लोग सड़कों पर सोएं, जो बेघर लोग हैं तो वो रात को ठिठुरे ना, उनको थोड़ा सा हवा से सहारा, थोड़ा छत का सहारा हम पोटा को केबिन के रूप में दे सके, रहन बसेरे के रूप में दे सके। आम आदमी पार्टी का असर कांग्रेस पर पड़ने लगा है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट संजय निरुपम ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतें कम करने का महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा किया है। इस सिलसिले में निरुपम ने वजीर आला पृथ्वीराज चौहान को एक खत भी लिखा है। आम आदमी पार्टी का असर कांग्रेस पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसकी मिसाल महाराष्ट्र में नजर आती है। एआईसीसी के सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट संजय निरुपम ने महाराष्ट्र हुकूमत से दिल्ली की तर्ज पर रियासत में बिजली की शरहें कम करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में संजय निरुपम ने रियासत के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान को एक खत लिखा और फौरी असर के साथ घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुतवस्सित तबका और सलम इलाकों में रहने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने मुतालबे की अदम तकमील पर एहतजाज की धमकी दी है। तो मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जब दिल्ली गवर्नमेंट बगैर अपने रेगुलेटर से कंसल्ट किए इस प्रकार का निर्णय ले सकती है तो हमारी सरकार को भी करना चाहिए। और मैंने सरकार से डिमांड की कि तत्काल प्रभाव से ये मेरी मांग मानी जानी चाहिए। 500 यूनिट तक के जो रहिवासी हैं, बिजली दर में कटौती तत्काल होनी चाहिए, वरना हमारे सामने सरकार के खिलाफ और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। संजय निरुपम ने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों की जानिब से अपनाए गए बिजली की लागत के ढांचा और कीमतों के मैकेनिज्म की जांच का भी मुतालबा किया। आज मैं देख रहा हूं कि टाटा और रिलायंस दोनों ने मिलजुल करके पूरे मुंबई में 3 गुना 4 गुना भाव, लगभग भाव उनका एक है। तो कहीं न कहीं कार्टेलाइजेशन हो रहा है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से डिमांड की है कि दोनों कंपनियों ने मिलकर पावर सेक्टर में कार्टेलाइजेशन किया है क्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए और ओवरऑल जिनका कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। संजय निरुपम का कहना है कि अगर कोई हुकूमत अवामी मफाद में अच्छा काम करती है तो दीगर हुकूमतों को इस पर अमल करने में कोई कबाहत महसूस नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। लॉ इंटेलिजेंसी हिरासानी मामले में मरकजी काबिना आज कोई फैसला ले सकती है। आज मरकजी काबिना वजारत दाखिला के जरिए तैयार किए गए नोट पर गौर कर सकती है। मीटिंग में अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवटी के ख्यालात पर भी गौर किया जा सकता है। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की सेरुकनी जांच कमेटी ने ए.के. गांगुली के रवैये को नाशाइस्ता करार दिया था, जिसके बाद वाहनवटी ने कहा था कि गांगुली के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अगर काबिना नोट की मंजूरी देती है तो उसे सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर दो नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम व अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मगरबी बंगाल में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 13 नौज़ायदा बच्चों की मौत हुई है। मरने वाले बच्चों की उम्र 5 महीने से भी कम बताई जा रही है। मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हुकाम के मुताबिक सांस लेने में तकलीफ, वजन में कमी और इन्फेक्शन बुनियादी वजूहात हैं जिनके सबब बच्चों की मौत हुई है। हुकाम के मुताबिक चिंचोल, हबीबपुर और पकना इलाकों में भी मजीद नौज़ायदा बच्चों को अस्पताल में शरीक कराया गया है। मामले का जायजा लेने और मजीद अमवात को रोकने के लिए एक कमेटी कायम की गई है। उधर ओडिशा में खाम लोहे मैगजीन्स की गैर कानूनी कानकनी पर जस्टिस एमबी शाह कमेटी की रिपोर्ट पर भी आज मरकजी काबिना गौर खौज कर सकती है। कमेटी 5 जिल्दों पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने कहा कि ओडिशा में गैर कानूनी कानकनी का धंधा जोरों पर चल रहा है और उसमें मुलविस लोगों की चांदी है, वो बेहिसाब पैसा कमा रहे हैं। कमीशन ने गैर कानूनी कानकनी से वहां माहौलियात को पहुंच रहे नुकसान की जानिब तवज्जह दिलाई है। कमीशन की मियाद 31 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। कमीशन की रिपोर्ट को अगर काबिना की मंजूरी मिलती है तो उसे पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में पेश किया जा सकता है। लोकपाल बिल को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया की दस्तखत के साथ ही यह बिल अब कानून में तब्दील हो गया है। अब इसे वजारत कानून के लेजिस्लेटिव महकमे के सेक्रेटरी के पास भेजा जाएगा। सेक्रेटरी इस पर दस्तखत करने के बाद इसे सरकारी गजट में शाये कराने के लिए भेजेंगे। 17 दिसंबर को राज्यसभा और उसके दूसरे ही दिन तरमीमशुदा लोकपाल बिल को लोकसभा ने मंजूरी दी थी। बिल का मकसद बदअनवानी की रोकथाम के लिए मरकज में लोकपाल और रियासतों में लोकायुक्त का कयाम है। हुकूमत ने अतालवी कंपनी अगास्टा वेस्टलैंड के साथ हुआ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मनसूख कर दिया है। इस सौदे में रिश्वतखोरी का मामला मंजरेआम पर आने के 1 साल बाद हुकूमत ने यह डील कैंसिल की है। हिंदुस्तान ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मुआहदे को मनसूख कर दिया है। वजारत दिफा ने अतालवी कंपनी अगस्टा वेस्टलैंड के साथ 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीदी के लिए 2010 में एक मुआहदा किया था। रिश्वतखोरी के इल्जामात लगने के 1 साल बाद हिंदुस्तान ने यह डील मनसूख की है। इल्जाम ये लगाया गया था कि कंपनी के 2 आला ओहदेदारों ने इस डील को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी ओहदेदारों को 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस मामले में फिजाइया के साबिक सरबराह एसपी त्यागी का नाम भी सामने आया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी इस डील में पाई जाने वाली खामियों को उजागर किया था।
बताया जाता है कि वजीर दिफा AK एंटोनी और वजीर आजम मनमोहन सिंह के बीच हुई मुलाकात के बाद ये मुआहदा मनसूख किया गया। मरकजी हुकूमत ने रिश्वतखोरी का मामला मंजरेआम पर आने के बाद गुज़िश्ता साल फरवरी में AW101 VVIP हेलीकॉप्टरों के कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया था। हिंदुस्तान की तरफ से 30% रकम अदा कर दी गई थी और मजीद 3 हेलीकॉप्टरों के लिए रकम अदा की जाने वाली थी, लेकिन रिश्वत का मामला सामने आने के बाद इस पर रोक लगा दी गई। वजारत दिफा ने अतालवी कंपनी को 2 वजह बताओ नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन इस कंपनी ने किसी भी तरह के गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने कंपनी की दलील को मुस्तरद कर दिया। जराये का कहना है कि वजारत दिफा को बिचौलियों के कब्जे से बरामद बाज दस्तावेजात तक रसाई हासिल हुई थी। यही दस्तावेजात मुआहदे की मनसूखी का सबब बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर अगास्ता वेस्टलैंड की कंपनी का दावा है कि उसने सौदा हासिल करने के लिए गलत तरीका इख्तियार नहीं किया था। कंपनी का कहना है कि सौदे की मनसूखी के बारे में उसे वजारत दिफा की जानिब से अभी कोई मकतूब नहीं मिला है, इसलिए इस सिलसिले में मजीद कुछ न कहना ही मुनासिब है। कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वो आलमी सतह पर अपनी साख को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन को अब यूपी पुलिस कानूनी शिकंजे में जकड़ने के हथकंडे अपनाकर कैंपों को खाली करा रही है। बेसरो सामानी की हालत में पड़े इन मुतासरीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और इन्हें जबरदस्ती खदेड़ा जा रहा है। बताया जाता है कि मंसूरा कैंप के 100 खानदानों के खिलाफ सरकारी जमीनों पर कब्जे का मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी तरफ महकमा जंगलात ने एक कैंप के 270 खानदानों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मुजफ्फरनगर फसादात मुतासरीन फिरका परस्तों का निशाना बनने के बाद अब सरकारी हुक्काम का शिकार बने हुए हैं। यूपी हुकूमत ने फसाद मुतासरा 100 खानदानों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज किया है। फसाद मुतासरा 100 खानदान जिला शामली के मजाफात में वाक़े एक देहात मंसूरा में एक रिलीफ कैंप में मुकीम है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SK सिंह ने बताया कि तहसीलदार ठाकुर प्रसाद ने 100 मुतासरा खानदानों के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई है। तहसीलदार ठाकुर प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई है कि फसाद मुतासरीन अफराद ने सरकारी जमीनों पर ईंटों की दीवारें खड़ी कर ली हैं। दूसरी जानिब एक और रिलीफ कैंप में मुकीम 270 खानदानों के लिए भी बुरी खबर है। महकमा जंगलात ने 270 खानदानों को नोटिस जारी किया है और देहात की जगह को खाली करने की हिदायत दी है। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब मुतासरीन के लिए इमदाद लिए जाने वालों को भी रोक दिया जा रहा है। यूपी हुक्काम एक तरफ ये जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के लुई कैंप के करीब इंस्पेक्टर KP शर्मा रिलीफ इमदाद लेकर पहुंचने वालों को वापस भेज रहे हैं। समाजी कारकुन शहजाद पूनावाला का कहना है कि लुई कैंप के अलावा दीगर कैंपों में अभी भी 100 खानदान मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला के मुताबिक वो मंसूरा कैंप मुतासरीन के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे तो इंस्पेक्टर KP शर्मा ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और शनाख्त मालूम करने के बाद कैंप की तरफ जाने से रोक दिया। जब इंस्पेक्टर से रोके जाने के बारे में तहरीरी जवाब तलब किया गया तो पुलिस ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। शहजाद पूनावाला के मुताबिक मकामी लोगों ने भी इंस्पेक्टर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि इंस्पेक्टर का रवैया एक मखसूस तबके के साथ इंतहाई जारहाना रहा है। इस रवैये की आला हुक्काम से शिकायत भी की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। लेकिन मुजफ्फरनगर के DM कौशल राज शर्मा ने फसाद मुतासरीन को जबरदस्ती राहती कैंपों से हटाने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। कौशल राज शर्मा का कहना है कि लोगों को एतमाद में लेकर ही कैंपों से हटाया गया है। मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि 41 कैंप जब चल रहे थे उनमें से लास्ट एक लोही कैंप बचा था। लोही कैंप एक ऐसा कैंप था जो पहले गांव में चल रहा था, लेकिन लोगों ने विरोध स्वरूप 1 महीने से खुले में अपने टेंट्स लगा लिए थे। ये बहुत अनसेफ लोकेशन थी और किसी भी तरह ये प्रशासनिक कैंप नहीं था। हालांकि प्रशासनिक सुविधाएं दी गई, लेकिन किसी भी प्रकार से जैसे मीडिया के माध्यम से भी और इंटेलिजेंसिया भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया कि लोग अनसेफ हैं। उसके बाद लोगों को परस्यू किया गया, जो मैनेजिंग कमेटी है उनको परस्यू किया गया, काफी लोगों को इसमें सोशल लोगों को जोड़ा गया। सबकी परसुएशन का रिजल्ट ये रहा कि वो लोग मान गए कि अनसेफ लोकेशन से सेफ लोकेशन में चले जाएंगे।
तो काफी लोगों ने अलग अलग गांव में शरण ले ली। हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफर की थी, हालांकि कोई लोग उसमें नहीं आए, लेकिन काफी लोग वहां से हट के जाने लगे, तो बाकी लोगों में भी ऐसा माहौल बना और अल्टीमेटली वो कैंप भी के लोग भी वापस अपने घर चले गए हैं। काफी लोग अपने खुद के गांव में लौटे, काफी दूसरे गांव में लौटे।